ठीक है। वो एक ही बात हुई है, तुम्हें शेयर करोगे अपलोड कर। अच्छा, आज जो चीज़ हमने पढ़नी है ना वो टाइप स्क्रिप्ट इनफ है, उसको हम आगे नेक्स्ट जेएस में कैरी करेंगे। आज जो चीज़ पढ़नी है ना, नेक्स्ट पढ़ने से भी पहले जो हम आज तक इग्नोर करते आए हैं जानबूझ के, वो है मॉड्यूल सिस्टम्स। क्या है? मॉड्यूल सिस्टम्स। दो मॉड्यूल सिस्टम्स हैं नोड जेएस में, एक उसका अपना और एक उसने अब जावास्क्रिप्ट का मॉड्यूल सिस्टम भी अपनाना शुरू कर दिया है। जो इसका कोर मॉड्यूल सिस्टम है, जो पहले से इसके पास चलता था, वो रिक्वायर वाला, रिक्वायर और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और उस तरह से हम फिर रिक्वायर करके इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, जो पहला है उसको बोलते हैं कॉमन जेएस मॉड्यूल सिस्टम। मॉड्यूल सिस्टम्स पहला है कॉमन जेएस, जो दूसरा है वो है ECMAScript का मॉड्यूल सिस्टम, EJS यानी या ES मॉड्यूल सिस्टम। एक कॉमन जेएस का है, दूसरा ECMAScript का। ये जावास्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड मॉड्यूल सिस्टम है, इसको हम बोलते हैं जेएस। स्टैंडर्ड से मुराद ये है कि जावास्क्रिप्ट में यही चलता है, इसीलिए आपने फ्रंट एंड पे रिएक्ट में देखा कि हमने रिक्वायर यूज़ नहीं किया। रिक्वायर यूज़ किया कहीं फिर फ्रंट एंड में। अच्छा, रिक्वायर जो है ना वो सिर्फ एक चीज़ है नोड जेएस की अपनी, ठीक है। तो अब ये दो मॉड्यूल सिस्टम्स हैं, इसमें कॉमन जेएस में जब हम किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो हम ऐसे करते हैं मॉड्यूल्स डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, लेट्स से एक फंक्शन है सब्ट्रैक्ट का, एक फंक्शन है ऐड का, ऐसे उसको लिखते जाते हैं। या दूसरा तरीका होता है कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स या फिर एक्सपोर्ट्स डॉट ऐड, आगे फंक्शन लिख देते हैं। और इंपोर्ट के वक्त क्या करते हैं हम? इंपोर्ट के वक्त रिक्वायर यूज़ करते हैं, रिक्वायर के अंदर पाथ देते हैं। ECMAScript में हम यूज़ करते हैं एक्सपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स डिफ़ॉल्ट, और इसको इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट स्टेटमेंट से, या फिर एक और भी है अवेट इंपोर्ट। इसको इंपोर्ट करने के ये दो तरीके हैं, इसका ये एक ही तरीका है। अच्छा, अब इसको इन एक्शन देखते हैं। लेट्स से हम कॉमन जेएस की एग्जांपल पहले लेते हैं। पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर टाइप में अगर कॉमन जेएस लिखा हो तो नोड जेएस हर फाइल को समझेगा कि ये कॉमन जेएस फाइल है। पैकेज डॉट जेसन के अंदर टाइप के अंदर अगर मॉड्यूल लिखा हो तो नोड जेएस समझेगा कि ये ES मॉड्यूल सिस्टम यूज़ होना है इस प्रोजेक्ट में। मिसाल के तौर पर ये ऊपर हमारे पास एक्सप्रेस का सर्वर था ई-कॉमर्स जो हमने बनाया, उसका पैकेज डॉट जेसन देखें और उसकी टाइप देखें तो वो क्या सेट हुई थी? कॉमन जेएस। कॉमन जेएस थी, इसीलिए हमने सर्वर डॉट जेएस में जब ऊपर से हर चीज़ इंपोर्ट की तो क्या यूज़ किया? रिक्वायर। अगर ये ES होता तो हम क्या यूज़ करते? इंपोर्ट करते। अच्छा, अब इसको एग्जांपल से लेके चलते हैं। पहले कॉमन जेएस से ही स्टार्ट करते हैं। लेट्स से SRC की एक डायरेक्टरी बनाते हैं और एक मेन डॉट जेएस फाइल रूट पे बना देते हैं। अब SRC के अंदर अपने समझ लें कि 3 मॉड्यूल्स हम बनाते हैं, मैथ डॉट जेएस, लॉगर डॉट जेएस और स्ट्रिंग्स डॉट जेएस, इस तरह, और मेन के अंदर उनको इंपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा, उससे भी पहले ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, दोबारा चूँकि अब इस मकसद के लिए इसको पढ़ रहे हैं, एक खुसूसी क्लास इसको दी है। मॉड्यूल्स होते क्यों हैं, एग्जिस्ट क्यों करते हैं? पता है सबको क्यों मॉड्यूल क्यों बनाते हैं? मॉड्यूल क्यों बनाते हैं? मॉड्यूल क्यों बनाने पड़ते हैं? मॉड्यूल हमें कह लें कि मैनेज करना इजी हो जाता है हमें।
मॉड्यूल्स के अंदर होती हैं, डाटा हमारा सारा कोड होता है, तो उसको इजीली मैनेज हो जाता है और इजीली कह लेंगे मेंटेनेबल हो जाता है। फायदे होते हैं इसलिए मॉड्यूल रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। और उन्होंने थोड़े लफ्ज़ों में वही बात बयान कर दी, आपने भी ठीक बात बयान की। मेंटेनेंस और रीडेबिलिटी हमारे सॉफ्टवेयर की बेहतर हो जाती है। क्यों फहद, क्यों मॉड्यूल्स बनाते हैं? किस लिए? मेंटेनेंस बेहतर हो जाए और और बार बार कोड में लिखना पड़े। ठीक है। मेंटेनेबिलिटी क्या होती है? मेंटेनेबिलिटी यही अपडेशन हो जाए या एरर करेक्शन हो जाती है या फिर इस तरह की चीज़ें। यानी मेंटेनेबिलिटी के ना यही 2-3 काम होते हैं। एक होता है फीचर एनहेंसमेंट, यानी आपने ऑलरेडी फीचर्स बनाए हुए हैं, आप उनमें कुछ इन्हेंस कर रहे हैं, या न्यू फीचर डेवलपमेंट, या फिर एग्जिस्टिंग फीचर्स में बग्स हैं। बग और फीचर इन्हेंसमेंट में फ़र्क होता है। बग ये है कि जो आपने बिल्ड किया है वो उस तरह से चल नहीं रहा जिस तरह आप उसको चाहते हैं। फीचर इन्हेंसमेंट का मतलब है उस तरह ही चल रहा है लेकिन इसको इन्हेंस करना है, इसको मज़ीद बेहतर करना है, इम्प्रूव करना। अच्छा, और क्या हो सकता है? न्यू फीचर, बग्स, फीचर्स या सिक्योरिटी अपडेट्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? मेंटेनेंस होती हैं। यानी आपने, अच्छा इन सारों में एक चीज़ कॉमन है कि आपने कोड चेंज करना है, जाके जो लिखा हुआ एग्जिस्टिंग कोड को क्या करना है? चेंज करना है, या फिर नया कोड ऐड करना है। जब हमारा एग्जिस्टिंग कोड मॉड्यूल्स के फॉर्म में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है तकसीम करना, मॉड्यूल्स की फॉर्म में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो कल को हमें मेंटेन करना जो है ना वो इजी हो जाएगा। अब नज़र आ रहा है आपको? करें क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? पीछे बैठ के नहीं, उधर आशम बैठा हुआ है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ मैंने? नहीं, जिसको मैंने सेलेक्ट किया है ये क्या लिखा है? न्यू फीचर्स। आपको भी आ रहा है? उस बंदे का मसला रह गया। चलो ठीक है, बस आप ना करो। कुछ बेहतर हुआ कि नहीं? नहीं इधर हो गया। चलो फिर हम गुजारा कर बिठाते हैं। अगर आपने ना किया अगले हफ्ते प्रोजेक्ट, फिर बिठाएंगे। कर लोगे कि नहीं? अच्छा जी, मेंटेनेबिलिटी बेहतर करने के लिए मॉड्यूल सिस्टम मुतारफ़ करवाए जाते हैं ताकि हमारा कोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। लेट्स से जिस तरह ऊपर हमने ई कॉमर्स वाली ऐप में देखा, जिन लोगों ने मिस किया हुआ उनके लिए एड्रेस का अलग से फ़ोल्डर है और एड्रेस की एंटिटी उधर पड़ी हुई है। मिडलवेयर्स का अलग से फ़ोल्डर है और मिडलवेयर्स का कोड उधर पड़ा हुआ है। ऑर्डर्स का अलग से फ़ोल्डर है, ऑर्डर के राउट, कंट्रोलर और एंटिटीज़ अलग अलग फाइल्स में पड़ी हुई हैं। सेपरेशन ऑफ लॉजिक हो जाती है। हाँ, सेपरेशन ऑफ लॉजिक हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कोड मॉड्यूल्स में। अच्छा जी, अब मॉड्यूल्स पे वापस आते हैं। यहाँ पर लेट्स से लॉगर में एक फंक्शन बनाते हैं, कांस्टेंट लॉग मैसेज। कल हमने क्लासेस के साथ काम किया था, आज फंक्शंस पे वापस आए हैं। ये चीज़ उस क्लास का मेंबर थी पहले, अब ये बेयर मॉड्यूल्स पे आए हैं हम, और फंक्शनल प्रोग्रामिंग इसको कहते हैं। ये क्लास बेस्ड या ऊप नहीं है। अच्छा, इसमें लॉग मैसेज में लेट्स से console.log में हमने थोड़ा सा इसको इन्हेंस करना है जी। क्या इन्हेंसमेंट करेंगे हम? ऐसे करेंगे, अभी डेट बनाएंगे एक, ताकि हर लॉग के साथ हमें ना पता चले कि अभी जब ये लॉग हुआ है तो टाइम क्या था। ठीक है, नाउ डॉट टू जेसन। अच्छा, और इसके आगे कॉलन लगा के कंकैटिनेट कर देंगे और हम जो भी मैसेज ऊपर से आएगा उसको यहाँ पर
पेस्ट कर देंगे, डेट और मैसेज आ जाएगा। अच्छा, ये लॉग मैसेज हो गया। अब कॉमन JSI है, ये कहाँ से पता चल रहा है हमें? मॉड्यूल पैकेज डॉट जेसन के अंदर टाइप के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उससे। अब कॉमन JSI इसको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट नहीं बल्कि यार मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू लॉग मैसेज, इस तरह से। तो मॉड्यूल डॉट, अब इसका सिंटैक्स है, अब ये नहीं, यानी ये नहीं सवाल बनता यार मॉड्यूल क्यों लिखा है, क्यों? क्योंकि लेट्स से हम जब वाइल स्टेटमेंट लिखते हैं तो वाइल क्यों लिखते हैं? क्योंकि लैंग्वेज जिन्होंने बनाई है उन्होंने ये कीवर्ड्स स्पेसिफाई कर दिए हैं, जिस तरह हमने कल भी कीवर्ड्स पे बात की थी कि ये कीवर्ड्स हैं लैंग्वेज के। तो कॉमन JS मॉड्यूल सिस्टम के ये कीवर्ड्स हैं, इसने इसको समझना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लॉग मैसेज विद डेट इसको बोल देते हैं, एक फंक्शन इसका ये है। एक और फंक्शन बनाते हैं लॉग मैसेज विदाउट डेट, दो। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो जो फंक्शंस हैं ना वो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये भी है। एक्सपोर्ट्स के साथ है या मॉड्यूल डॉट लिख के चेक कर सकते हैं, डॉट नहीं आएगा, नहीं आएगा। अच्छा, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स के अंदर फाइल इज ए कॉमन JS मॉड्यूल, इट मे बी कन्वर्टेड ऑन ईच। अच्छा, इसमें क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स को डायरेक्टली अटैच कर। इसमें मुझे ना कन्फ्यूजन हो रही है, या तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स के आगे लगाते हैं या सिर्फ एक्सपोर्ट्स के आगे। चला के देख लेते हैं, ना चला तो ये दोबारा चला लेंगे। अच्छा, इसमें यह है कि हम इस एक्सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी असाइन करते हैं। जिस तरह कोई ऑब्जेक्ट है उसमें हम बोलें पर्सन डॉट नेम इक्वल टू दिस, इक्वल टू डाल के ये सारी उसकी डेफिनेशन है, किसकी? लॉग मैसेज विद डेट्स की। इसी तरह ये दे दिया, और ये वाली लाइन की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्सपोर्ट को हम डायरेक्टली ये असाइन कर रहे हैं। इसको समझें, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स को क्या असाइन हो रहा है? एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट असाइन हो रहा है। एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या होता है? की वैल्यूज़ का पेयर होता है। जो की है वैल्यू, यानी की और वैल्यू का नाम सेम ही है, लॉग विद मैसेज विद डेट्स, इसी नाम से मैंने इसको एक्सपोर्ट भी करवाना, तो मैंने एक दफ़ा ही लिखा है, वरना ऐसे भी लिखा जा सकता था। इसको तो समझते हैं ना? नहीं, भूल गया ना क्या सर? अरे आप बता देना की वैल्यू पेयर होते हैं तो हम लोग ऐसे हाँ, function बता दें। ये ना मैंने ऐसे लिखा हुआ, ऐसे, क्योंकि जो चीज़ एक्सपोर्ट करनी है और जिस नाम से एक्सपोर्ट करनी है दोनों सेम है तो वो दोनों सेम है, तो एक दफ़ा लिखा, वरना ऐसे भी लिखा जा सकता है, दिस इज़ आल्सो वैलिड। ठीक है, या इसको भी साथ ही ऐसे ही एक्सटेंड कर लें। अब इसको अनकमेंट करूँ तो ऐसे आ जाए। अब जब ये और ये नाम सेम हो, आप उसको सिलेक्ट करें और ये भी साथ ही हाईलाइट हो जाए, VS कोड ही हमें बताता है, इंडिकेट करता है कि ये स्पेलिंग सेम है। अगर लेट से इसमें मैं चेंज कर देता हूँ, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, उसने इसको सिलेक्ट हाईलाइट किया है क्योंकि स्पेलिंग मुख्तलिफ है, तो आप सिलेक्ट करें, हाईलाइट हो जाता है, आपको इससे पता चल जाता है स्पेलिंग सेम है, तो आप इसको हटा के ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं। सेम इसके भी सेम है, तो हम इसको भी आगे से ख़त्म कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक ऑब्जेक्ट आपने इक्वल टू साइन क्या करता है? सिंगल इक्वल टू साइन को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। डबल हो तो वो कंडीशनल ऑपरेटर होता है ना। सिंगल इक्वल टू क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी कि ये एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। ग्लोबल ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो हम ऊपर से कहीं से मंगवाएं ना। जिस तरह डेट एक ग्लोबल क्लास है, एक ग्लोबल वेरिएबल है जिसको हम असाइन कर रहे हैं कौन सी वैल्यू? ये वैल्यू। अब उसके अंदर अगर डायरेक्टली हम पॉपुलेट कर दें तो भी ठीक है, बाद में असाइन कर दें तो भी ठीक है। अब इससे हमने ये एक्सपोर्ट कर दी प्रॉपर्टीज़। अच्छा जी, इसी तरह मैथ के अंदर लेट से एक फंक्शन बताते हैं कॉन्स्ट सब्ट्रैक्ट।
वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा num1 से माइनस करके num2 को। एग्जांपल्स ही ले रहे हैं ना अभी हम। इसी तरह ऐड बना लेते हैं। अब ये 4 फंक्शंस बन गए, इनको भी ऐसे ही एक्सपोर्ट करवा देते हैं। हाँ जी, क्या लिखूँ यहाँ पे? पहला मैंने एक्सपोर्ट करवाना है सब्ट्रैक्ट वाला, सब्ट्रैक्ट कॉमा ऐड कॉमा मल्टीप्लाई कॉमा डिवीजन, डिवाइड एंड डिवीजन। अब ये जो है ना चारों फंक्शंस यहाँ से क्या हो गए हैं जी, एक्सपोर्ट हो गए हैं। अच्छा, अब स्ट्रिंग्स के साथ लेट्स से इसको कहते हैं कॉन्कैटिनेट। अच्छा, ये 3 डॉट्स, हाँ। आप इसको जो आर्गूमेंट्स हैं वो एक एरे, वो कॉमा डाल के पास करते जाएंगे ना, तो स्ट्रिंग्स में वो एरे बन के आ जाएंगे। वो क्या बन के आएंगे? एरे बन के। और आप क्या करेंगे, आप इसको एक लूप के ज़रिए या मैप के ज़रिए या रिड्यूस के ज़रिए, रिड्यूस याद है किसी को? रिड्यूस मेथड क्या करता है, पढ़ा था ना शुरू में, इस बैच के शुरू में। एरे के मेथड्स पढ़े थे, फाइंड, फिल्टर, उधर रिड्यूस भी पढ़ा था एक। अच्छा, पहले मैं वैसे करके दिखाता हूँ, फिर रिड्यूस करेंगे। फॉर ऑफ str ऑफ strs, क्या करो, रिज़ल्ट प्लस इक्वल टू str, कि जो कुछ रिज़ल्ट में पड़ा है प्लस इक्वल टू का मतलब है उसमें ये चीज़ ऐड कर देना। तो इस तरह रिज़ल्ट एंड पे हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ये कनकैटिनेट कर रहे हैं। यही काम हम रिड्यूस से भी कर सकते थे, बजाय इसके ऊपर एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाए हम क्या करते, रिटर्न, डायरेक्ट रिटर्न लिख के strs के ऊपर रिड्यूस कॉल कर देना, रिड्यूस और प्रीवियस वैल्यू, करंट वैल्यू, करंट इंडेक्स, ओके, एक्यूमुलेटर वैल्यू, अच्छा जी। रिड्यूस 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, एक कॉल बैक और दूसरा एक इनिशियलाइज़र, दूसरा एक इनिशियलाइज़र। यानी कि काम यही हो रहा है, वो ज़रा थोड़े सिंटैक्स में और स्टाइल के साथ हो रहा है। इधर भी इनिशियल वैल्यू हमने क्या रखी, एम्प्टी स्ट्रिंग, और ये भी क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग। अब इधर ये कॉल बैक रन होना है जितनी बार स्ट्रिंग्स में जितनी आइटम्स पड़ी हैं, जिस तरह फिल्टर रन होता है, जिस तरह डॉट मैप रन होता है, जिस तरह डॉट फाइंड रन होता है, उसमें भी कॉल बैक उतनी दफ़ा रन होता है जितनी आइटम्स पड़ी होती हैं उस एरे में। ऐसे ही है? अच्छा, अब इसके अंदर हमने काम करना है, हमने बोलना है एक्यूमुलेटर। इसके अंदर ना हर दफ़ा जिस तरह रिज़ल्ट में हर लूप पे पुरानी वैल्यू नहीं आ जाती साथ ही, उसी तरह इसमें भी हमने ऐड कर देना है। रिटर्न लिखेंगे यहाँ पे एक्यूमुलेटर प्लस इक्वल टू जो भी इस आइट्रेशन में वैल्यू आई है, जो भी इस आइट्रेशन में वैल्यू आई है। अब जब यहाँ से रिटर्न करेंगे अगली आइट्रेशन में इधर कुछ ना कुछ लिखा होगा, फिर जो लिखा होगा फिर लिखा होगा, तो इस सारे को अभी हम क्या कर देते हैं, कमेंट। अब 1 2 3 4 5 लाइन्स ऑफ कोड और ये 3 लाइन्स ऑफ कोड। समझना थोड़ा मुश्किल है इसको। अभी अगर मैं बोलूँ तो मुझे लगता है सिर्फ हाशिम आप में से समझा पाएगा, और मुश्किल है। हाशिम बताओ ये क्या लिखा है?
ये क्या लिखा है, ये रिड्यूस वाला, ये कैसे काम करता है? रिड्यूस को एक्सप्लेन करो। सर हम सर रिड्यूस ना, अब हमने जो सारा कोड लिखा है हाँ हाँ। इसकी वजह हम रिड्यूस यूज़ कर सकते हैं। सर मैं नहीं समझाना क्या समझाना नहीं आ रहा। समझाना नहीं आ रहा आपके बाद मुझे जिस पे उम्मीद है आपको पता है वो कौन है? अरसलान है वो। अरसलान बताओ। ये दो वैल्यू रिड्यूस के अंदर आती है। कौन कौन सी? ये नाम यार बोलो ना, स्पेलिंग बोलो उनकी क्या लिखी। डबल सी वैल्यू और मीन्स कि ये रिड्यूस करके वैल्यूज को लिखता है, रिड्यूस करके वैल्यूज को लिखता है फंक्शन। मतलब जैसे ही नीचे कोड दिया हुआ है ना, इसको हम रिड्यूस अगर करना चाहते हैं वो वो नहीं, कोड को नहीं रिड्यूस करना, कोड को रिड्यूस करना इसलिए रिड्यूस लिखा है। चलिए ये इस पे नहीं टाइम स्पेंड करते तो ऐसा करते हैं, अब ना शाम से पूछ लेते हैं, शाम ने मुझे बता देना और फिर हम आगे मूव कर देते हैं। चलो जी बताओ शाम, जी सर। ये रिड्यूस कैसे काम करता है? सर वो जो आपने कहा था कि पहले जब हम कोड करते थे तो उसमें कोड ऑफ लाइंस जो है फंक्शनैलिटी की बेस पे हम बहुत मतलब एरेज वगैरह उसमें यूज़ करते थे, तो उसमें लूप्स यूज़ होती थी, उसमें कोड ज़्यादा आ जाता था। तो एक रिड्यूस फंक्शन यूज़ करते थे हम मेथड, तो उसकी वजह से उसमें फंक्शनैलिटी वही रहती थी, तो उसके पास कोड ज़्यादा नहीं लगता। अच्छा तो ये उसने ना एक एग्जांपल दी है यहाँ पे, ये एरे है मेरे पास 1 2 4, इनिशियल वैल्यू उसने ना 0 बाहर रख के और वो यहाँ पे दे दी, और एरे के ऊपर जो एरे ऊपर डिक्लेयर्ड है उसके ऊपर रिड्यूस कॉल कर दिया। उस रिड्यूस के अंदर उसने जो पहला आर्गुमेंट दिया वो एक कॉल बैक है, और दूसरा क्या दिया, दूसरा इनिशियल वैल्यू है उसकी, ऐसा ही है। और इनिशियल वैल्यू मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली दे दिया इधर, उसने क्या किया, उसने बाहर डिक्लेयर करवा दिया, डज नॉट मैटर, लेकिन उसने कॉन्स्ट के साथ करवाई है। ऐसे नहीं समझ, ये मैंने लेट के साथ करवाई थी, अगर मैं इसको कॉन्स्ट लिखूं और अनकमेंट करूं तो ये एरर है, ये टाइपस्क्रिप्ट नहीं है इसलिए ये नहीं दे रहा। एरर क्यों है कि कॉन्स्ट में मैं बार बार चेंजेस नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा ये उसने सिर्फ बाहर डिक्लेयर करवा दिया, इसको आप इधर भी 0 समझे, ऐसे ही लिखा है, लीव इट ऐसे। अच्छा अब क्या होता है कि वो कैलकुलेट कर रहा है सम विद इनिशियल, क्या कैलकुलेट कर रहा है, सम विद इनिशियल, एक्चुअली इन 0 को भी ऐड कर रहा है, लेकिन 0 को ऐड करने से कुछ भी नहीं होना। अच्छा वो क्या कह रहा है, इनिशियल से मुराद है कि ये इनिशियल जो है। अच्छा पहले अब ये जो कॉल बैक है ना, ये हर आइट्रेशन पे चलना है, यानी पहले जो अकमुलेटर में जो वैल्यू होगी ना वो होगी 0 और करंट वैल्यू होगी 1, और यहाँ से रिटर्न होगा अकमुलेटर प्लस करंट वैल्यू 0 + 1 1। यहाँ पर अब 1 आ जाएगी, वो जो वैल्यू कॉल बैक ने दी ना यहाँ पे क्या हो गया, इसी तरह अकमुलेटर में भी क्या आ गया, वो 1, और करंट वैल्यू है अब 2, 1 और 2 यहाँ से फिर रिटर्न होगा, 1 और 2 3, अकमुलेटर में अब आ गया 3 और करंट वैल्यू भी 3, 3 और 3 6, इसने क्या रिटर्न किया 6। अब अकमुलेटर में क्या आ गया 6 और करंट वैल्यू 4, 6 और 4 10, तो ये इसलिए ये आंसर आया 10। ये सम के लिए है, हमने उसी काम को यूज़ किया है कॉन्कैटिनेशन के लिए, ठीक है। हाँ अब मुझे लगता है वो बंदा एक्सप्लेन कर लेगा। लो जी अब तो मैंने दोबारा से समझा दिया, एक और मिसाल के साथ समझा दिया, अब आपने एक्सप्लेन करना है रिड्यूस कैसे काम करता है। ये इंटरव्यू में पूछते ही पूछते होते हैं जावास्क्रिप्ट। मेरा एक वैल्यू नहीं
वो स्ट्रिंग आ रही है ना ऊपर से, ऊपर से तो आ रही है ना। उसमें रे आ रही थी, इसमें स्ट्रिंग आ रही है। स्टिंग जो सी मर्जी होगी जो भी स्ट्रिंग आ रही है। जल्दी करो ना वरना फहद सर एक्सप्लेन वही करेगा बस फिर। में वर्किंग में हम जो वैल्यू देंगे हम्म, ठीक है, पहले वो उसमें आएगी ये जो ए डबल सी लिखा होगा ठीक है। वैल्यू जो मसलन उसकी होगी जो हमने दी होगी नीचे मसलन वो होगी, तो वो फिर दोनों को प्लस इक्वल टू करेंगे, फिर वैल्यू आ जाएगी नीचे। रिड्यूस का मतलब है, रिड्यूस लफ्ज़ का ये है कि ये एरे को रिड्यूस करके एक स्ट्रिंग या एक नंबर में कन्वर्ट कर देता है। वो आपने इंग्लिश मूवीज़ में वर्ड सुना होगा, आई विल रिड्यूस यू टू द अर्थ, कि मैं तुम्हें इतना कम कर दूंगा तुम ज़मीन के साथ, यानी मैं तुम्हें ज़मीन के साथ लगा दूंगा। रिड्यूस का मतलब ये नहीं होता कि, यानी रिड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ की हैयत को तब्दील करके बिल्कुल छोटा कर देना। तो ये क्या कर रहा है, एरे को एक वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए रिड्यूस। अभी मैं 3 बार रगड़ दी ना। हाँ, इसने रगड़ दिया एरे को। हाँ, अच्छा जी, वापस आते हैं। ये हमने स्ट्रिंग्स वाला मॉड्यूल बनाया, ये मैथ वाला और ये लॉगर वाला, और मेन में ना अब इसको कॉल करते हैं कॉन्स्ट। लेट्स से मैं कहता हूँ मैथ इक्वल टू रिक्वायर, क्या यूज़ करना है, क्योंकि ये एक कॉमन जेएस मॉड्यूल है, अंडरस्कोर के साथ src स्लैश लेट्स से मैथ वाला मॉड्यूल। इसी तरह इसको कॉपी करेंगे तो दूसरा हमारे पास है लॉगर, दोनों जगह पे लिख लिया। तीसरा है हमारे पास स्ट्रिंग्स। अब ये 3 मॉड्यूल्स आ गए। लेट्स से मैं चाहता हूँ मेरे पास नंबर्स की एरे है 1 and 5। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ सम इक्वल टू मैथ डॉट ऐड। देख रहे हैं आप, खुद मुझे वैल्यूज़ दे रहे हो। मैथ डॉट ऐड नम्स के अंदर जो 0 पे पड़ा हुआ है और नम्स के अंदर जो 1 पे पड़ा हुआ है, इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। किस में आ जाएगा, वो सम में आ जाएगा। उसके बाद जो लॉगर मॉड्यूल है उसके अंदर से लॉग मैसेज विद डेट मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, और वो सम जो है ना वो मैं उसको पास कर दूँगा, या इसको भी स्ट्रिंग बना लेते हैं। सम इज़, ये ठीक है क्या, नहीं, ऐसे वेरिएबल होगा ना। मैसेज भी एक्सेप्ट करता है। लॉग मैसेज विद डेट जो है वो मैसेज ही एक्सेप्ट करता है। डेट खुद प्रिपेयर करता है, उसके साथ उसको ये लगा के कन्कैटिनेट करता है और लॉग कर देता है, बस। अच्छा जी, और हम स्ट्रिंग्स वाला इसके बाद देखते हैं। इसको रन करते हैं, cd back cd मॉड्यूल सिस्टम्स cd कॉमन जेएस वाले, और नोड करो मेन को। ओहो, ऑटो टच, ये लॉग आया मेरे पास। ये इतनी डेट, जी इट मीन्स के ये वैलिड है, ये वर्क करता है ऐसे। ये डबल कॉलन यहाँ पे ये, और ये सम इज़, जो भी सम था वो हमने पास किया मेन से। जी सम इज़ एरो, और जो भी सम था 1 and 5 का सम क्या होता है, 6। क्या होता है 1 and 5 का सम? अच्छा जी, ये हमने नंबर्स को ऐड करके मैथ के साथ इसको टेस्ट किया। इसी तरह स्ट्रिंग्स 2 लेते हैं, और उनको कॉन्कैटिनेट करते हैं। मैसेज इज इक्वल टू स्ट्रिंग्स डॉट, ये क्या, क्यों नहीं आया कॉन्कैटिनेट? हाँ, ये आ नहीं रहा आगे।
क्यों भाई अहमद क्यों नहीं आ रही है? अहमद की तरह ये स्ट्रिंग्स डॉट करने के बाद वो सजेशन नहीं आ रही। जिस तरह मैथ डॉट के बाद अगर मैं कंट्रोल आई प्रेस करूँ तो ये सजेशंस आती हैं, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड। इसी तरह स्ट्रिंग्स के बाद मैं कंट्रोल आई प्रेस कर रहा हूँ तो वो कॉन्कैटिनेट का नाम नहीं आ रहा है यहाँ पर। इंपोर्ट नहीं किया होगा। इंपोर्ट तो ये किया हुआ है, ये एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ। यस मॉड्यूल डॉट यार तुझे क्या एक्सपोर्ट्स इक्वल टू कॉन्कैटिनेट। अब मैं वापस जाता हूँ, कंट्रोल आई करता हूँ तो कॉन्कैटिनेट आ रहा है। कॉन्कैटिनेट को हमने स्ट्रिंग्स, चूँकि इसको हमने बिल्ड ऐसे किया है कि ये भी हाँ ये कॉमे से एक्सेप्ट करेगा। ओके स्ट्रिंग्स के अंदर से 0, स्ट्रिंग्स के अंदर से 1, दोनों स्ट्रिंग भेजी और हमें ये जो जितने भी हम भेजें कॉमा सेपरेटेड। अब ये सारियों को फिर से एरे बना देंगे। ये ट्रिपल डॉट्स क्या करेंगे, उन सारे आर्गूमेंट्स को फिर से एक एरे बना देंगे और उसको रिटर्न करवा दें। अब मैं फिर लॉगर मैसेज को कहता हूँ लॉग विद आउट डेट्स। विदाउट डेट लॉग करो क्या ये मैसेज, मैसेज इज़, ठीक है। अब दोबारा से मैं इसको रन करता हूँ। डेट भी साथ आने आपने डेट। ओहो हाँ इसमें डेट मैंने लगाई हुई है। ठीक है इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ऊपर डेट के साथ लॉग आ गया, नीचे डेट के वगैरह आ गया। हेलो और वर्ड जो है आपस में मिले हुए हैं, मैं इनको अलग करना चाहता हूँ। इधर मैं एक स्पेस के साथ स्ट्रिंग सेंड कर दूँगा। चूँकि कॉन्कैटिनेट को जितने कॉमास के साथ भेजते जाएंगे सबको वो एरे बना के एक्सेप्ट कर लेगा। अब मैं दोबारा करता हूँ तो हेलो के दरमियान मुझे एक स्पेस मिल गई है। नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है हेलो के मैसेजेस हेलो वर्ल्ड। अच्छा ये यानी कॉमन जेएस के साथ हम इस तरह मॉड्यूल्स जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं और उनको यूज़ करते हैं। अब जाते हैं अगर यही सारा काम ईएस मॉड्यूल्स के साथ करना हो, सबसे पहले हम टाइप मॉड्यूल डिफाइन करेंगे। उसके बाद इधर भी एक मेन डॉट जेएस बनाते हैं और एसआरसी बनाते हैं, एसआरसी और मेन डॉट जेएस। हर नोड जेएस प्रोजेक्ट में एक ऑर्केस्ट्रेटर फाइल होती है। क्या होती है? ऑर्केस्ट्रेटर उस बंदे को कहते हैं, किसी को पता है? हाँ लीडर को। ये यहीं से ये वर्ड निकला है, इसी काम से। ये म्यूजिशियन जो है ना वो सबको गाइड कर रहा है, बाकी सारे बजा रहे हैं। ये सारे मॉड्यूल्स हैं, ये ऑर्केस्ट्रेटर फाइल है। यानी ये मेन डॉट जेएस है। कभी इसको हम एक्सप्रेस की एप्लीकेशंस में सर्वर डॉट जेएस कहते हैं, कभी इसको इंडेक्स डॉट जेएस कहते हैं, ऐप डॉट जेएस कहते हैं। यानी इसमें सारे मॉड्यूल्स ने आके रिक्वायर होना होता है या इंपोर्ट होना होता है। इसमें लेट्स से ऊपर वाला मॉड्यूल ये है ना, इसमें मैं स्ट्रिंग्स को इंपोर्ट नहीं करता और यूज़ नहीं करता। वो पड़ा तो हुआ है मेरे प्रोजेक्ट में, कोड किसी काम का नहीं है। अलग मॉड्यूल में मैंने कोड करके रख दिया है, उसको इंपोर्ट नहीं किया, रिक्वायर करके यूज़ नहीं किया ना, अलग मॉड्यूल में पड़ा रहे, मेरे किसी काम का नहीं है। जब तक वो ऑर्केस्ट्रेटर फाइल में आएगा नहीं तब तक वो नहीं चलेगा। अब यहाँ पे ऑर्केस्ट्रेटर फाइल का नाम हमने मेन रखा है। ऊपर चेक करें तो सर्वर डॉट जेएस रखा था, ये इसमें ई कॉमर्स वाली ऐप में, इसमें इधर हम मेन डॉट जेएस ही रख रहे हैं। अच्छा अब एसआरसी के अंदर यही वाले जो काम है वो ले आते हैं, लॉगर को इस तरह कॉपी करते हैं। इसी तरह मैथ को कॉपी करते हैं, मैथ के अंदर जो भी है उसको। इसी तरह स्ट्रिंग्स को कॉपी करते हैं। और जो मेन में है वो भी कॉपी करते हैं। इसी तरह अभी इसको रन करने की कोशिश करते हैं। cd बैक cd es नोड मेन। वो अब नहीं रन हुआ। वो क्या कह रहा है भला? कांस्टेंट मैथ, ये पहली ही लाइन जो है,
पहली लाइन में कह रहा है रिक्वायर इज़ नॉट डिफाइंड इन ES मॉड्यूल स्कोप, यू कैन यूज़ इम्पोर्ट इंस्टेड। उसने यानी कि आपको एरर्स, अब कोई बंदा देख के यार बुखला जाएगा यार है कि लिखा है इतना बड़ा महंगा, लेकिन आप पहली लाइन पढ़ें आपको अपने एरर्स की समझ आ जाएगी। इसी तरह टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो, जिस लाइन पे रेड हो आप उसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाएं, आपको वो सादा लफ्ज़ों में, हाँ आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो आपको बता देगा कि भाई ये एरर है इसमें, ये फिक्स करो तो आपका कोड चल जाएगा। अब वो कह रहा है ES मॉड्यूल है और तुम रिक्वायर यूज़ कर रहे हो, ये मुमकिन नहीं है। अच्छा जी, इसी तरह अब लेट्स से मैं इसको करता हूँ इंपोर्ट कैसे करना है। मैं इंपोर्ट पहले लिखते हैं, फिर उस वेरिएबल का नाम जिसमें आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। इससे पहले ना मैं एक दफ़ा वापस जाना चाहता हूँ। मैथ में से हमने क्या यूज़ किया है, ऐड। मैथ एक्चुअली अब एक ऑब्जेक्ट है, अगर आपको याद हो हमने यहाँ से क्या एक्सपोर्ट किया है, ऑब्जेक्ट। रिएक्ट में जब प्रॉप्स पास करते थे तो उधर ही डिस्ट्रक्चरिंग भी कर लेते थे, आपको याद है? तो इसको भी हम इधर डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। मैं वापस कॉमन JS वालों में आ गया, मैं भूल गया था एक बात बताना। इधर डायरेक्टली ऐड लिख के मैथ को ख़त्म करके इस ऐड को डायरेक्टली जो है ना वो हम यूज़ कर सकते हैं। लॉगर में से हमने ये दोनों यूज़ किए हैं। लॉगर लिखने की बजाय इसको भी लिखो और जो इसका दूसरे वाला उसको भी लिखो और लॉगर डॉट ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह स्ट्रिंग्स में से हमने सिर्फ कंकैटिनेशन लिया है, तो ऐसे यानी कि डिस्ट्रक्चरिंग इधर ही हो सकती है इंपोर्ट के वक्त ही। अच्छा जी, अब आते हैं फिर इधर वापस। अब ES में कैसे इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट पहले लिखना है और अब डिस्ट्रक्चरिंग शुरू कर दें, या फिर लेट्स से मैं पूरा ऑब्जेक्ट ही मंगवाना चाहता हूँ तो मैथ लिख लूँगा। यहाँ पे एक और कीवर्ड है फ्रॉम, और अब आएगा वो पाथ // मैथ। शायद इसमें मुझे .js लिखना पड़े, लेट्स सी। इसी तरह मैथ के साथ ही दूसरा लॉगर, इधर भी लॉगर। इसी तरह स्ट्रिंग्स एंड पे फिर स्ट्रिंग्स। अब मैं इसको नीचे वालों को मैंने ख़त्म कर दिया, दोबारा रन करते हैं, चलना अभी भी नहीं, वैसे दिखाने लगा। अब क्यों नहीं चल रहा, वो कह रहा है कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल मैथ इम्पोर्टेड। वो कह रहा है मैथ.js तो नहीं देना था कहीं, ठीक है मैथ.js दे लेते हैं। अच्छा, अब ये फ़र्क है, जो है ना ES मॉड्यूल्स उनमें एक्सटेंशन देना लाजमी होती है, उनमें एक्सटेंशन देना लाजमी होती है, और जो कॉमन JS मॉड्यूल्स हैं उनमें एक्सटेंशन लाजमी दे सकते हैं, लाजमी नहीं है। एक्सटेंशन भी दे ली, अब कोई नया एरर बता देगा। वो कह रहा है द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल, लॉगर मॉड्यूल जो तुमने रिक्वेस्ट किया है, लॉगर मैसेज is not, does not provide an export named default। लॉगर जो है, अच्छा इसमें वो इस तरह यूज़ हुआ हुआ है ना, इसको हम नीचे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा जी, इधर आके दोबारा रन करते हैं। अब क्या करें, लॉगर फ्रॉम दिस द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम डिफॉल्ट। अच्छा, कोड भी हम पुराने वाला करेंगे। हाँ जी, अब ये एरर तब जाएगा जब हम एक्सपोर्ट भी ES6 के तरीक़ाकार के मुताबिक करेंगे। अब चले जाते हैं इधर हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट्स, इसका नाम है नहीं, हाँ एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट। और ये ऑब्जेक्ट जो हम वहाँ से भेज रहे थे इसको उठाएंगे, यहाँ लिख देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट आएगा। डॉट नहीं है, इक्वल टू नहीं है, एक्सपोर्ट के बाद डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट का नाम है, ये चीज़ ज़हन में रखनी, इक्वल टू यहाँ पे नहीं है। इसी तरह दूसरे मॉड्यूल में चले जाते हैं, यहाँ पर भी एक्सपोर्ट और इक्वल टू ख़त्म, यहाँ से भी एक्सपोर्ट और इक्वल टू ख़त्म। तो इस तरह ये हमारे पास वहाँ से एक्सपोर्ट हो गए और यहाँ पर इंपोर्ट हो गए। अब इसको रन करने की कोशिश करते हैं।
द लॉगर मॉड्यूल डज नॉट, अभी भी कह रहा है लॉगर में मसला। सर आई थिंक ये भी ब्रैकेट्स के अंदर आते हैं, हम्म? वो जो हमें डिफ़ॉल्ट चलेंगे। नेम की वजह से एक मिनट, अब मैथ में आ गया शुरू में। अब स्ट्रिंग्स में आ गया, अब चल जाओगे क्योंकि अब है ही कुछ नहीं। अच्छा, मुझे लगता है यहाँ हम वहाँ पे डिफ़ॉल्ट लगाएंगे तो फिर होगा, यहाँ फिर इनको ब्रैकेट्स में एक और भी तरीका है। अच्छा, अगर तो जिस तरह हम इधर कर रहे थे ना दूसरे मेन में, क्या कर रहे थे, डायरेक्ट यहाँ पे नाम लिख रहे थे ऑब्जेक्ट्स की बजाय, अगर वैसे करना है ना फिर ये सिंटैक्स यूज़ करना है, स्टार फ्रॉम, स्टार एज जो भी नाम रखना है, फ्रॉम दिस। जो मुशारिफ बात कर रहा है वो ये है, यहाँ पर एक और भी सिंटैक्स है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। क्या सिंटैक्स, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। अब मैं यहाँ से, ये कौन सा था, स्ट्रिंग्स वाला, स्ट्रिंग्स में से अगर मैं ये स्टार वाला हटा भी दूँ तो भी ये वर्क कर रहा है अब। और इसी तरह अगर मैं इधर भी जाऊँ और डिफ़ॉल्ट लगा दूँ, यानी अब डिफरेंट तरीके, या आप उधर स्टार लगा लें या आप इधर डिफ़ॉल्ट लगा लें। एक और भी तरीका है, वो भी बताता हूँ। ये एक मुकम्मल हो गया, अब इसके साथ भी हमारी फ़ाइल चलनी चाहिए। मैथ डॉट एड इज़ नॉट अ फंक्शन, ओके। उसमें हमें अब, चूँकि हमने अब उधर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लगा दिया, यहाँ से स्टार हम हटा देते हैं, तो अब फिर वो चलने लग गए। पहला तरीका कि डिफ़ॉल्ट ना लगाएं, यहाँ पे स्टार लगा दें। दूसरा तरीका वहाँ पे डिफ़ॉल्ट लगा दें। तीसरा तरीका कि आप इधर इसको डिस्ट्रक्चर कर लें, ऐड, इसको मैं डिफ़ॉल्ट हटाऊँगा यहाँ से, ऐड आ नहीं था रहा, अब ऐड आ रहा है, जो भी, और मुझे 2-3 फंक्शन बाकी आ रहे हैं, अब मुझे ऐड ही चाहिए। लॉगर को भी इसी तरह, लॉगर से जाके भी एक्सपोर्ट हटाऊँगा और डिफ़ॉल्ट हटाऊँगा, और जो फंक्शन उसके हैं वो दोनों इंपोर्ट कर लूँगा। इससे भी जाके डिफ़ॉल्ट हटाऊँगा, कंकैटिनेट यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा, और मैथ डॉट ख़त्म, लॉगर डॉट ख़त्म, स्ट्रिंग्स डॉट ख़त्म। अच्छा, एक ये तरीका है। अब एक इसमें मज़ीद कॉन्सेप्ट होता है मिक्स्ड इंपोर्ट का। क्या कॉन्सेप्ट है? मिक्स्ड इंपोर्ट। वो क्या है? वो ये है कि आप ना ये एक्सपोर्ट, अब ये इसके बड़े ही तरीके हैं ES के। एक्चुअली इधर एक्सपोर्ट लिखें आप स्टार्ट में, हाँ, जो चीज़ एक्सपोर्ट करनी है बस उसके स्टार्ट में लिखते जाएं डायरेक्टली, और यहाँ से इसको ख़त्म कर दें। अब भी ये चलेगा, ठीक है। अब एक्चुअली ये तरीका यूज़ होता है कि जो चीज़ एक्सपोर्ट करनी है उसके पीछे लिख दो। लेट्स से ये नहीं ना मुझे मल्टीप्लाई वाला करना। अब ये इस मॉड्यूल का प्राइवेट मेंबर है, कुछ जिस तरह हमने क्लास में कल देखा था ना, कुछ प्राइवेट मेंबर्स होते हैं, तो ये इस मॉड्यूल का क्या है? प्राइवेट मेंबर। क्यों? क्योंकि इसको हमने एक्सपोर्ट ही नहीं किया, या जो नीचे हमने एक्सपोर्ट का ऑब्जेक्ट दिया था इसमें से अगर मैं इसको ख़त्म कर दूँ फिर भी ये प्राइवेट मेंबर है। समझ गए? अच्छा हाँ, मिक्स्ड इंपोर्ट, सॉरी, मिक्स्ड इंपोर्ट में ये होता है, एक और लॉगर में, लॉगर से इसकी मिसाल देते हैं। सिंपल एक बनाते हैं लॉग मैसेज। अच्छा, लॉग मैसेज को ना हम बोलते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। इसको क्या बोला है? फिर कौन सा डालें? इसको बोला है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे क्या है? सिर्फ एक्सपोर्ट। अब मेन में जाता हूँ, लॉगर से एक तो मैं डिस्ट्रक्चर करके ले रहा हूँ, एक मैं वैसे भी लिख सकता हूँ यही नेम या डिफरेंट नेम। अब लॉग मैसेज में वो चीज़ पड़ी है जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है। देखें किधर लेके आ रहा है मुझे,
जो जिसके साथ डिफ़ॉल्ट लगा है, अब जिसके साथ डिफ़ॉल्ट लग जाए उसके साथ मुझे कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी बजाय मैं दोनों जगहों पे ये यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब वो दोनों मैसेज जो हैं वो यूज़ नहीं होंगे। लॉग मैसेज इज़ नॉट डिफाइंड, डिफाइंड तो है, लॉग मैसेज इज़ नॉट डिफाइंड। एक मिनट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट से ना लिखना है, हाँ उसको सेपरेटली लिखना है नीचे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और उसका नाम। चल वैसे भी जाता है, मुझे सिंटैक्स में थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है। अब ये भी यानी जो डिफ़ॉल्ट के बगैर हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट में आ रहे हैं, उनको आप डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, और जो डिफ़ॉल्ट है उसका नाम लिख के उस ब्रैकेट के बगैर ही उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉमन जेएस और EJS, EJS नहीं यार, वो तो एक और टेम्पलेट होता है, ECMAScript, ये दोनों मॉड्यूल सिस्टम्स का फ़र्क है आपस में। एक और फ़र्क भी है, एक और फ़र्क ये है लेज़ी लोडिंग। वो क्या है? लेज़ी लोडिंग। जो कॉमन जेएस है ना, उसमें लेट्स से ये मेन है ना, मैं कहता हूँ एक मैं ना इधर वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट शुड कॉन्कैट इक्वल टू, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू मैं ट्रू रखता हूँ, और मैं यहाँ पे एक इफ़ स्टेटमेंट लिखता हूँ, इफ़ शुड कॉन्कैट ओनली देन डू दिस वर्क। इफ़ शुड कॉन्कैट तो फिर ये काम करो। अब क्या हुआ, कॉन्कैट अगर ये शुड कॉन्कैट फॉल्स है लेकिन कॉन्कैटिनेट ऊपर इंपोर्ट हो गया हुआ गैर ज़रूरी तौर पे, तो मैं क्या करूँगा, इसको उठाऊँगा, इसके अंदर ले आऊँगा। अब ये जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे सिर्फ मॉड्यूल इंपोर्ट हुआ है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे सिर्फ। अगर ये फॉल्स होता, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चलना था, नहीं चलना, तो ये भी इंपोर्ट भी फिर नहीं चाहिए हमें, नहीं लाएंगे हम। ये कंडीशनल इंपोर्ट भी इसको बोलते हैं। इधर जो है ना, इधर ये सिंटैक्स के लिए यही, अगर मैं इसको कॉपी करूँ, अच्छा अब इधर जो है ना, इधर मैं कॉन्कैट अभी मैंने ऊपर रखा हुआ है, इसको मैं कट करूँगा यहाँ से और इधर ले आऊँगा, इधर नहीं वर्क करता। मैं चला के दिखाता हूँ, ये ES के अंदर ही है। वो कहता है अनएक्सपेक्टेड टोकन, ऐसे यानी ये मेरे सिंटैक्स का है ही नहीं, ये सिंटैक्स एरर है, ऐसे मैं लिखना अलाउ ही नहीं करता। तो उसमें ना एक होता है इंपोर्ट अवेट, भूल गया इंपोर्ट अवेट कैसे काम करता है, इंपोर्ट अवेट कैसे काम करता है, मॉड्यूल अवेट, अवेट इंपोर्ट, ये पाथ, इसमें फ्रॉम नहीं आएगा फिर, और इधर हम कॉन्कैटिनेट रख लेंगे। अच्छा, इसका सिंटैक्स ये है कि यहाँ से हमने उसको डिस्ट्रक्चर किया, अवेट लिखा और उसके बाद इंपोर्ट लिखा, और उसमें पाथ जो है उसका वो दे दिया। अब ये क्या हो रहा है कि जब इसको ज़रूरत है सिर्फ, अगर इफ़ ट्रू है तो फिर ये लेके आएगा उसको, ठीक है। तो ये हमारा उस तरह से अब चल रहा है। तो इसको लेज़ी लोडिंग भी कहते हैं, कंडीशनल इंपोर्ट भी कहते हैं। ये पहले ECMAScript में नहीं थी, ये अभी रिसेंटली Node.js ने ऐड की है नए वर्जन्स में, लेकिन कॉमन JS में ये शुरू से ही है। ये जब Node.js 2009 में आया था तब से ही है, 15-16 साल से। ये अभी रिसेंट 1-2 साल पहले ये सिंटैक्स है। इट मीन्स कि अब ये काम आप नए इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिंटैक्स के साथ भी कर सकते हैं। सर ये लेज़ी लोडिंग हम करते कहाँ पे?
जहाँ पे कोई कंडीशन हो, लेट्स से ये तो मैंने खुद से ट्रू सेट किया ना, आप यूज़र से कोई इनपुट ले रहे हैं, यूज़र ने कोई चेक बॉक्स या रेडियो बटन आपने दिए हो, HTML के रेडियो बटन याद है, जी सर। आप कहते हैं कि अगर मेल है तो फिर ये कोड चलना चाहिए, फीमेल है तो ये कोड उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, और आपने वो कोड मॉड्यूल से इंपोर्ट करवाया हुआ है, वो मॉड्यूल आप तब इंपोर्ट करवाएं अगर वो सिर्फ मेल है, ठीक है, ये सूरत हाल है।